Hello students, this is Ravi sir, your mathematics teacher from Devashi International Public School. Now students, previously we have finished our chapter Euclid's geometry, right? In that we had learned some of the basic concepts and all. Like for example, if you want to draw a line, अगर हमें एक line draw करनी है तो उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट होना जरूरी है। हमने कुछ एक्सियोम्स के बारे में भी जो है उस टाइम पे चर्चा की थी। अभी इस चैप्टर में हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टूडेंट्स हम जो है लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में उस लाइंस और एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है उनका यूज करने वाले हैं कुछ थियरम्स को प्रूव करने के लिए और कुछ सम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स की बहुत सारी ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहां पे लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारी नॉर्मल लाइफ में भी जब जैसे कि कोई प्लेन सरफेस होता है स्टूडेंट, वो प्लेन सरफेस का जो किनारा होता है जिसको हम एज बोलते हैं, वो एज से भी अलग अलग टाइप के जो है एंगल्स बनते हैं। इवन अगर कोई आर्किटेक्चर है, अगर कोई बिल्डिंग या हाउस का वो एक मॉडल तैयार कर रहा है तो मॉडल के कंस्ट्रक्शन के लिए भी उसके पास में लाइंस और एंगल्स की जो प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से उसे पता होनी चाहिए, क्योंकि जब वो मॉडल्स बनाएगा तो मटेरियल्स को किस तरह से पैरेलल रखना है, कौन से मटेरियल्स को उसको स्लांटिंग कुछ एंगल के हिसाब से रखना है, तो सारी जो है उसको नॉलेज होना चाहिए। इवन इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स में जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी लाइंस और एंगल्स की अच्छी खासी जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज की, क्योंकि उस केस में हम जो है देखते हैं कि एंगल्स जो है किसके बीच में जो बन रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस और साइड ऑफ लाइन ऑफ साइड के बीच में जो भी एंगल्स बन रहा है, ठीक है। उसके अलावा भी साइंस के अंदर जो चैप्टर हम पढ़ते हैं कि लाइट, राइट, तो लाइट के अंदर हम जो है प्रॉपर्टीज या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ते हैं, तो उस केस में जो है ये जो रे डायग्राम है हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए किस तरह से, तो उसकी सारी जो नॉलेज है किस चीज की, लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज की, इनकी हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। लेकिन अब हम जो है बेसिक पूरे चैप्टर को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, प्लस वो सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है, ठीक है। और कुछ टर्म्स और उसके डेफिनेशंस भी हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एक जो लाइन होती है उसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होती है, इंस्टेड इट हैज टू एरो हेड्स, ठीक है। एक जो लाइन होती है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, उसके दोनों साइड में जो क्या होते हैं, एरो हेड्स होते हैं, राइट। इंडिकेटिंग मतलब ये एरो हेड जो है दोनों साइड में जो एरो आपको दिख रही है, ये एरो हेड का क्या इंडिकेशन होता है, ये क्या चीज दर्शाती है, ये चीज दर्शाती है कि जो लाइन है ये स्प्रेड हो रही है इनडेफिनेटली, ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जो है वो कंटिन्यूअसली स्प्रेड हो रही है। और इस लाइन को हम अगर जो है रिप्रेजेंटेशन करना हो तो मान लो कि अगर मैंने उसे नाम दिया है ए एंड बी, तो इस लाइन ए बी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, ए बी लिख करके उसके ऊपर हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी जिसके दोनों साइड में एरो हेड होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है, खुद वो लाइन का ही एक पार्ट है विथ टू एंड पॉइंट, लेकिन वहां पे क्या होगा, टू एंड पॉइंट्स होंगे। हमने लाइन के केस में देखा था नो एंड पॉइंट, वहां पे बिल्कुल भी एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। डिनोट कैसे करेंगे, ए बी लिख करके उसके ऊपर हम एक छोटा सा बार जो है वो ड्रॉ करते हैं, बार का मतलब हो गया लाइन सेगमेंट। उसके बाद में स्टूडेंट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अब हम देख रहे हैं रे की डेफिनेशन, तो स्टूडेंट्स रे की डेफिनेशन में भी इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, मतलब रे खुद भी क्या है, एक लाइन का ही एक पार्ट है। लेकिन इस केस में टू की जगह पे जस्ट वन एंड पॉइंट होगा स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरे साइड में एक एरो हेड होगा। तो हम रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिकली किस तरह से करेंगे, ए बी लिख करके हम एक जो है उसके ऊपर एक जो है एरो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रे ड्रॉ करेंगे, एक साइड में एरो हेड होगा दूसरी साइड में एंड पॉइंट होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, अगर मान लो कोई लाइन सेगमेंट है तो हर एक लाइन सेगमेंट की कुछ लेंथ तो होगी ना, हो सकता है वो 4 सेंटीमीटर का हो, 5 सेंटीमीटर का हो, तो लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय सिंपली खाली ए बी अगर आप लिख दो तो उसका मतलब वो जो लाइन सेगमेंट है उसके बीच की दूरी, ठीक है। अगर मान लो उसके बीच में 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो ए बी लिख करके इज इक्वल टू करके हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी विल चेक हाउएवर
अब देखो हमने स्टूडेंट इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी कि हम जो है लाइन का सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लाइन सेगमेंट का इस तरह से करते हैं, एरो का इस तरह से करते हैं, और लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट को हम इस तरह डिनोट करते हैं। सो सबका सिंबॉलिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग-अलग है स्टूडेंट। फिर भी हमें ये चीज समझनी है कि however we will not use these symbols and will denote line segment AB, ray AB, line AB and length of AB। ये सारी चीजें जो अलग-अलग जिनका सिंबल्स है, इसको सिर्फ हम AB से ही डिनोट करेंगे, और वो हमें कॉन्टेक्स्ट से जो है पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि वो पूरे सम के अंदर जो है चर्चा लाइन के बारे में हो रही है, तो AB अगर हम लिखेंगे तो हम समझेंगे लाइन AB, और अगर उस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर रे के बारे में चर्चा हो रही है, सेगमेंट के बारे में चर्चा हो रही है, तो AB लिखने से हम क्या समझेंगे, सेगमेंट AB, राइट। तो हर बार इस तरह से जो है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी नहीं होता है, यू हैव टू जस्ट राइट AB, ओके। नाउ अब हम देख लेते हैं, समटाइम्स स्मॉल लेटर्स L, M and N will be used to denote a line। कई बार हमने लाइन जो ड्रॉ की है, और हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा है कि हम बहुत बार ऐसा लाइन ड्रॉ करते थे तो उसका कुछ भी हम नेमिंग करते थे, या तो स्मॉल l लिखते थे, या फिर उस केस में जो है स्मॉल m लिखते थे, इस तरह से होता था, राइट, ओके। तो इस तरह से स्मॉल लेटर से आपको जो है लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा। अब हम दो टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट, एक है कलिनियर पॉइंट्स और दूसरा है नॉन कलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं वो जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ 3 or more than 3 points, ठीक है, if 3 or more than 3 points lies on the same line, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई आती हैं तो उसको हम कलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। दैट मींस सिंपल, सारे के सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन में होने चाहिए तो वो कलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, अदरवाइज नॉन कलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, राइट। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इफ 3 or more points does not lie on the same line then they are known as the non collinear points, ठीक है। अब हम एंगल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो बेसिक सारा पढ़ते पढ़ते आगे तक पहुंचे और फाइनली हम कहां तक पहुंच चुके हैं, लाइंस हमने देख लिया, अब हम एंगल्स की चर्चा कर रहे हैं। तो एंगल क्या है स्टूडेंट और कैसे बनता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन कितने, टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। एक ही सिंगल पॉइंट से दो रेज जो है वो ओरिजिनेट होनी चाहिए, एक इस तरह जा रही है मान लो और एक इस तरह से जा रही है, तो बन गया एंगल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ये बताती है कि कोई भी दो रेज कहां से ओरिजिनेट होनी चाहिए फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये हो गया एंगल का डेफिनेशन। एक और हम जो है डेफिनेशन उसका देख लेते हैं, इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। दो रेज की बात कर रहे हैं, एन एंगल इज फॉर्म्ड कैसे, एंगल कैसे फॉर्म होता है, बाय टू रेज, दो रेज की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, उनका कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए। ये देखो मैंने एक रे ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा रे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दूं, तो दोनों रेज का देखो स्टूडेंट मीटिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट है, ठीक है। जो मीटिंग पॉइंट है उनका, ये जो पॉइंट है दैट इज दी कॉमन पॉइंट है उनका, ठीक है। कॉमन एंड पॉइंट है दोनों रेज का, दैट इज दी कॉमन एंड पॉइंट। तो ये हो गया एंगल का डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो जब एंगल एक बार हमें पता चल गया कि कैसे बनता है, दो रेज से बनता है जिसका कॉमन एंड पॉइंट है, तो उस केस में स्टूडेंट्स ये जो दो रेज है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन ये एंगल्स की आर्म्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आर्म्स। दिस इज वन आर्म, दिस इज सेकंड आर्म, ठीक है। और ये दोनों आर्म्स जहां पे ज्वाइन होती है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। तो रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। ऐसी रेज जिससे एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। और जो एंड पॉइंट होता है उस एंड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। इस एंड पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, आगे आगे हम उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हम टाइप्स ऑफ एंगल्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंगल के ऊपर से,
ठीक है। अगर मान लो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कुछ एंगल है तो वो क्या कहलाएगा, 90 से 180 तक, और उससे भी अगर ज्यादा है तो वो क्या कहलाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कौन से आधार पे हम ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंगल्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स ऐसे जो टाइप्स ऑफ एंगल्स है, टोटल 5 टाइप्स ऑफ एंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं डिग्री एंगल के ऊपर से। तो एक है पहला एक्यूट एंगल, ये सारा हम पढ़ चुके हैं, जस्ट वी आर रिवाइजिंग। एक्यूट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल हम किसे बोलते हैं? एक्यूट एंगल वो होता है जहां पे एंगल का जो मेजरमेंट है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे देखो सिंबॉलिकली मैथमेटिकली आप इस चीज को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये जो एंगल है इसको मैंने क्या डिनोट किया है, x डिनोट किया है, राइट। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है एंगल का वो जो है कहां से कहां के बीच में होगा, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा, राइट। तो 0 डिग्री लेस देन x लेस देन 90, इसका मतलब ये होता है कि 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जो है ये x जो है उसकी वैल्यू होगी ना, ठीक है। ना 0 डिग्री होगी ना 90 डिग्री होगी, क्योंकि 90 डिग्री होगी तो हम उसको दूसरा टाइप ऑफ एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 90 के बीच में, यानी कि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, दैट इज एक्यूट एंगल। देन राइट एंगल, जहां पे अगर यहाँ पे मैंने इसको y डिनोट किया तो y विल बी इक्वल टू 90, y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो इस केस में जो है पूरा पूरा ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, और इस केस में पूरा राइट एंगल बनता है। राइट एंगल का मतलब भी होता है 90 डिग्री, ठीक है, मेजरमेंट 90 डिग्री की होती है। देन ये होती ऑब्ट्यूस एंगल, हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल स्टूडेंट 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल होगा उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, दैट मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे मैथमेटिकली, यहाँ पे इस एंगल को मैंने z बोला है, तो जो z एंगल है दैट इज 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा, ना तो वो पूरा 90 होगा ना तो वो पूरा 180 होगा। अगर 180 पूरा हो जाएगा तो फिर वो डिफरेंट एंगल कहलाएगा। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, या फिर शॉर्ट में 90 डिग्री से थोड़ा बड़ा एंगल होगा तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। देन वी हैव द स्ट्रेट एंगल स्टूडेंट। स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? जो एक सीधी लाइन होती है ना उससे बनती है। यहाँ पे इस एंगल को मैंने s बोला है, तो s दैट शुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए, तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। तो अभी तक हम जो भी एंगल के साथ में डील कर रहे थे वो हमेशा 180 डिग्री से छोटी होती थी या 180 डिग्री तक होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर 180 डिग्री से 180 डिग्री से अगर ज्यादा बड़ा एंगल होगा ना तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, यहाँ पे इस एंगल को मैंने t बोला है, राइट। ये वाले एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे t को हमने क्या, इस एंगल को हमने t बोला है, और t का जो वैल्यू है 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है, ठीक है। दैट मींस 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम कुछ टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल। यहाँ पे पेयर का मतलब आपको ऑलरेडी मालूम है, पेयर मींस जोड़ी, यानी दो एंगल की हम एक साथ में बात करेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल मतलब दो एंगल्स की हम एक साथ में बात करेंगे, और उसके भी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। 2-3 यहाँ पे लिखे, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैंने एंगल नहीं बोला है, एंगल्स, ठीक है, क्लियरली लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो किसे बोलते हैं? टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ऐसे दो एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका एडिशन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि लेट्स टेक, यू कैन टेक 30, ठीक है, यू कैन टेक 30 plus 60, that will give you 90 डिग्री। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, ठीक है। इस तरह से आप जो है ले सकते हो 20, या फिर दूसरा ले सकते हो आप 70। हमको मालूम है कि 20 plus 70 will give you 90 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से आप जो है 45 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इस तरीके से जैसे हमने 30 और 60 लिया, हम ले सकते हैं 35, दूसरा एंगल ले सकते हैं हम 55, बोथ विल गिव यू 90 डिग्री। तो यहाँ पे 35 एंगल 35 एंड दैट इज
55। दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ये भी ऐसे दो एंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी तो टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, लास्ट टाइम 90 था, इस बार 80 हो 180 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि 90 प्लस 90 विल गिव यू 180 डिग्री, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, ओके, फिर और क्या ले सकते हैं हम? 100, ठीक है, और 80, बोथ विल गिव यू 180। हम ले सकते हैं 110 ले सकते हैं और 70 ले सकते हैं, तो दैट आल्सो विल गिव यू 180 डिग्री। इस तरीके से तो ऐसे दो एंगल्स जिनको आप ऐड करो तो फाइनली 180 डिग्री आ जाना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। कई बार इस तरह से क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस क्लासेस में कि आपको एक एंगल दिया रहता था, मान लो कि आपको एक एंगल दिया है, लेट्स टेक 70 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन होता था कि राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का फिर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? आपको सोचना पड़ेगा इसमें कितना और ऐड करूं कि मेरा 180 हो जाए, तो क्लियरली 110 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो है सप्लीमेंट्री हो जाएगा 110 डिग्री। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री भी हमें फाइंड करना होता था प्रीवियस क्लासेस में। तो यू गॉट एन आइडिया। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं दैट इज द एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल, देखो स्टूडेंट ये वर्ड से ही पता चल रहा है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? आजू बाजू में। ठीक है, एकदम नजदीक में। तो यहाँ पे भी ये क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट टू एंगल्स। देखो हर जगह हम टू एंगल्स की बात करेंगे, क्यों? टॉपिक क्या है? पेयर्स ऑफ एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स की एक साथ में हम बात करेंगे। तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल को हम एडजेसेंट तब बोलेंगे इफ दे हैव, एक तो उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, फिर एक उनका कॉमन आर्म होना चाहिए, तीसरा क्या कंडीशन है? जो नॉन कॉमन आर्म्स है आर ऑन डिफरेंट साइड्स, वो अलग अलग साइड्स पे होने चाहिए। किसके अलग अलग साइड्स पे होने चाहिए? कॉमन आर्म्स के अलग अलग साइड पे होनी चाहिए। तो एक एक करके हम सारी चेक कर लेते हैं। किसे बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो ऐसे दो एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दोनों एंगल का एक सिंगल एंड पॉइंट होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखो आपको एक ये एंगल दिख रहा है, राइट, और एक ये एंगल दिख रहा है, दैट इज एंगल ABD एंड एंगल DBC। तो ये दोनों एंगल है और दोनों एंगल का स्टूडेंट देखो एक कॉमन एंड पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। तो एक कंडीशन पूरी होगी, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होना चाहिए? उनकी कॉमन आर्म होनी चाहिए। देखो एक ये एंगल बोला और एक ये एंगल बोला, ABD, एंगल ABD और एंगल DBC, दोनों ही केस में ये चीज जो है कॉमन निकल रही है। ये आर्म को हम बोलते हैं कॉमन आर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आर्म भी है। तीसरी कंडीशन है नॉन कॉमन आर्म जो होती है वो डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए। किसके डिफरेंट साइड्स में? कॉमन आर्म के। तो देखो स्टूडेंट ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ये दोनों की दोनों जो है नॉन कॉमन आर्म कहलाएगी, और वो दोनों नॉन कॉमन आर्म अलग अलग साइड्स में है। किसके अलग अलग साइड्स में? कॉमन आर्म के। कॉमन आर्म अपनी कौन सी है? BD। तो एक आर्म जो है AB इस बाजू आ गई और दूसरी नॉन कॉमन आर्म कौन से? दूसरे बाजू आ गई, दैट इज BC। तो ये कॉमन आर्म के दोनों अलग अलग साइड्स में होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल ABD और DBC, एंगल ABD एंड DBC ये कहलाएगी क्या? एडजेसेंट एंगल्स। फिर रे BD को हम बोलेंगे कॉमन आर्म, BD को हम बोलेंगे कॉमन आर्म। पॉइंट B को क्या बोलते थे? पॉइंट B को वर्टेक्स। और उसके बाद में जो BA और रे BA और रे BC को हम नॉन कॉमन आर्म बोलेंगे। रे BA या AB और रे BC या CB, इनको हम दोनों को नॉन कॉमन आर्म बोलेंगे। और दोनों की दोनों कहां पे आनी चाहिए? कॉमन आर्म के अलग अलग साइड्स में आनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट, जब भी स्टूडेंट्स दो एंगल एडजेसेंट हो तब उस केस में देन द सम इज ऑलवेज, देन देयर सम, जो दो एंगल एडजेसेंट होंगे उन दोनों एंगल का जो सम होगा should be always equal to the angle formed by the two non common arms। ठीक है, यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी ये इस तरह से दो एंगल्स होंगे जो कि आजू बाजू में, यानी कि एडजेसेंट एंगल है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स
जो दोनों एंगल का जो एडिशन होगा, दोनों एडजेसेंट एंगल का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? वो पूरे एंगल के बराबर होनी चाहिए, जो किससे, कौन से आर्म से मिलकर के बनती है? नॉन कॉमन आर्म से मिलकर के जो एंगल बनता है पूरा, उसके बराबर होना चाहिए, राइट। देखो हमने लिखा है एंगल ए बी सी, ये पूरी का पूरा एंगल ए बी सी। जब मैं बोलूं ना स्टूडेंट एंगल ए बी सी, तो एक आ रहा है ए बी और दूसरा आ रहा है बी सी, दोनों के दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है। तो एंगल ए बी सी शुड बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी, एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी। तो इन दोनों एंगल का एडिशन विल गिव यू द होल एंगल, ठीक है। उसके बाद में एक खास बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, एंगल ABD, एंगल ABC, एंगल ABD आर नॉट एडजेसेंट एंगल। इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। कौन से दो एंगल की बात हो रही है? ABC, ABD, ABC ये पूरा एंगल, और फिर AB और D, ठीक है। एक तो ये पूरा एंगल और सिर्फ इतना एंगल, ये दोनों एडजेसेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में देयर नॉन कॉमन आर्म्स जो है ना, दैट इज BD एंड BC lie on the same side of the common arms। दो जो अनकॉमन आर्म है BD एंड BC, BD एंड BC, वो दोनों के दोनों एक ही साइड में आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम इनको जो है एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। कंडीशन आपको हमेशा एक ही याद रखनी है स्टूडेंट, एडजेसेंट एंगल तभी कहलाएगा, तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। उनका दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, फिर एक कॉमन आर्म होना चाहिए जो आपको बीच में दिख रही है कॉमन आर्म, और तीसरी कंडीशन जो नॉन कॉमन आर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली, वो दोनों के दोनों कॉमन आर्म के अलग अलग साइड्स में आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हमने जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। कुछ हमने पुराने क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन किया, कुछ टर्म्स के जो हमने डेफिनेशंस दिए थे, प्लस उसके अलावा हमने कुछ टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में चर्चा की थी, राइट। इसके अलावा भी और भी पेयर्स ऑफ एंगल्स है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इन दिस यू विल इंप्रूव अ लॉट। दिस इज रवि सर टेकिंग मैथमेटिक्स, देवशर इंटरनेशनल स्कूल। ओके, थैंक यू।